नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से एक सप्ताह के बाद नूतन वर्ष 2023 की शुरुआत होने जा रही है। आप सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 दिन पहले मैंने 2023 के प्रारंभिक 3 महीनों के राशिफल अपलोड किया था। बहुत से दर्शकों ने आग्रह किया कि वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल का वीडियो भी अपलोड कर दें, तो मैं आपके लिए कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल का वीडियो लेकर आया हूं। हालांकि वार्षिक राशिफल का विश्लेषण बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और छोटे से वीडियो में हर बिंदु पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा तो संभव नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास यही किया है कि ग्रहों के गोचर के आधार पर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे धन प्राप्ति और धन का संचय, नौकरी, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, शादी ब्याह, प्रॉपर्टी, वाहन आदि सभी बिंदुओं को कवर किया जाए। साथ ही आपको ये भी जानकारी दी जाए कि वर्ष 2023 में कौन सा कालखंड किस कार्य के लिए विशेष शुभ रहेगा और कौन सा कालखंड ऐसा होगा जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। अब इसी के साथ साथ एक और ज़रूरी सूचना कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा। कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। अगर आपने ऐसे किसी नंबर पर कांटेक्ट किया तो आपके साथ धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। अब एक चीज़ और है कि पिछले 15 दिनों में लगभग 3000 से अधिक प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। अब इतने प्रश्नों का विश्लेषण, इतने कुंडलियों का विश्लेषण तो एक साथ संभव नहीं है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं प्रतिदिन कम से कम 10 लोगों के प्रश्नों को रिप्लाई कर सकूं। सीधी सी बात है कि बाकी लोगों के प्रश्नों को रिप्लाई नहीं की जा पाएगी, तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। प्रयास यही रहेगा, हो सकता है कि किसी न किसी वीडियो में किसी न किसी समय आपका भी प्रश्न कवर कर लिया जाए। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के संबंध में। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। वर्ष 2023 में 4 बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो राशि परिवर्तन है वो है शनिदेव का। शनिदेव 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे, कुंडली के 6ठे भाव में, और पूरे वर्ष 6ठे भाव में ही गोचर करेंगे। और जैसे ही शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में होगा, कन्या राशि के जातकों के लिए सर्वाधिक खुशी का पल वही होगा, क्योंकि कन्या राशि के जातकों के जीवन से शनि की पनौती जिसे वो 2.5 वर्षों से झेल रहे थे वह समाप्त हो जाएगी। देवगुरु 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे कुंडली के 8वें भाव में, और दिसंबर लास्ट तक 8वें भाव में ही गोचर करेंगे। राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे कुंडली के 7वें भाव में, और केतु आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब देखिए, जब वार्षिक राशिफल का विचार किया जाता है तो उन्हीं ग्रहों के गोचर पर विचार किया जाता है जो एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं, गुरु, शनि, राहु और केतु। इसके अलावा सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ये ऐसे ग्रह हैं जो लगभग हर माह राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो इनके प्रभाव को समझने के लिए मैं हर माह मासिक राशिफल का वीडियो अपलोड करता रहता हूं, उसे आप देखें। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में मैं सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल को कंसीडर नहीं करूंगा।
शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल के गोचर पर भी विचार किया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, दोनों के बल में वृद्धि होती है, दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, और यहाँ तक कि अगर एक दूसरे के शत्रु भी हुए तो भी शुभ फल देते हैं। तो इसी आधार पर वर्ष 2023 की एनालिसिस करेंगे। जब भी गुरु या शनि से त्रिकोण पर सूर्य, बुध या मंगल या शुक्र आएंगे, तब तब नौकरी, व्यापार, प्रॉपर्टी, विवाह और वाहन के प्रबल योग बनेंगे। तो आप तैयार रहिए। मैं जो जो डेट्स बताऊंगा, जो जो कालखंड बताऊंगा, आप उसे नोट करते जाइएगा और आने वाले समय में आप देखिएगा कि उससे संबंधित रिजल्ट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव के गोचर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं शनि के गोचर के बारे में। देखिए, शनि का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और पिछले 2.5 वर्षों से शनि पंचम भाव में ही गोचर कर रहे थे। 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आएंगे। 17 जनवरी तक आपके जीवन में शनि की पनौती प्रभावी थी। पनौती क्या होती है? जब शनि लग्न से पंचम में होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। शनि का गोचर मकर राशि में था, पंचम भाव में। शनि की पनौती आप पर प्रभावी होती। जब शनि की पनौती किसी व्यक्ति के जीवन में आती है तो सर्वाधिक समस्याएं उसके जीवन में आती हैं। आपके जीवन में शनि की पनौती चल रही थी, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि आपके जीवन में परेशानियां आ क्यों रही हैं। ना तो 7.5 चल रही है, ना तो ढैया चल रही है। तो फिर क्या वजह थी जो आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा? अक्सर आप लोगों के कमेंट्स भी इसी तरह के आते रहे हैं। तो इसकी वजह ये थी कि आपके जीवन में पिछले 2.5 वर्षों से शनि की पनौती प्रभावी थी। ये जो पनौती होती है, ये 7.5 और ढैया से भी ज़्यादा कष्टकर होती है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अगर पिछले 2.5 वर्षों में आपके साथ ऐसा ही हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे हट करके भी कुछ घटनाएं हुई हों तो वो भी बताइएगा, ताकि आपके साथियों और आपके मित्रों को ये जानकारी हो सके कि शनि की पनौती में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं। और जिन भी जातकों के जीवन में आगे आने वाले समय में शनि की पनौती पर प्रभावी होने जा रही है, वो पहले से ही सतर्क हो जाएं और उपाय कर लें। देखिए, शनि क्या हैं? शनि कर्म के कारक हैं और शनि लाभ के कारक हैं। शनि दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। देखिए, कालपुरुष कुंडली की जो 10वीं राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनि। दशम क्या है? कर्म क्षेत्र। एकादश क्या है? लाभ। तो शनि कर्म और लाभ के कारक होते हैं। शनि की पनौती प्रभावी थी, शनि कर्म के कारक हैं, तो सीधी सी बात है कि आपके कार्यों में बाधा आई होगी, कार्यों को डिले किया होगा शनिदेव। आप कोई काम करना चाहते थे, उस काम को शुरू करने में ही आपके सामने इतनी समस्याएं आई होंगी कि आप थक हार कर बैठ गए होंगे, आपने काम छोड़ दिया होगा। कोई नया व्यापार व्यवसाय आपने शुरू किया, पता लगा कि लगातार संघर्ष आप करते रहे, लाभ का नामो निशान नहीं, लगातार घाटा होता रहा। और आप देख लीजिए, ये स्थिति 2020 की शुरुआत से ही लगातार आपके जीवन में रही होगी।
जो जातक कन्या राशि के हैं, कोई कार्य करना चाहते थे, कार्य में इतनी रुकावटें आ गई कि आपने काम करना ही छोड़ दिया। कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते थे, कोई आप मेडिकल स्टोर की दुकान खोलना चाहते थे, आपने शुरू कर दिया। पता ये लगा कि 6 महीने साल भर बीत गए, आउटपुट ज़ीरो। क्योंकि लाभ के भाव के भी कारक हैं शनि, और जब शनि की पनौती चल रही है तो फिर लाभ का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। पैसा आपको मिला ही नहीं होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से आप गुजरे होंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी और शनि लाभ के भाव के कारक भी हैं। किसी को पैसा आपने दिया, पैसा गया, डूब गया, मिला ही नहीं होगा। आपने कोई काम किया, कोई गवर्नमेंट का टेंडर था, कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था, काम भी पूरा कर दिया, पैसा भी आपने लगा दिया, अब वो पैसा आपको मिल नहीं रहा है। मिला भी होगा तो इतना देर से मिला होगा कि आपने बैंक से जो लोन लिया था उसका ब्याज इतना ज़्यादा हो गया होगा कि आपको सारी मेहनत आपकी बेकार हो गई होगी। शनि पंचम भाव में थे, पंचम भाव संतान और शिक्षा का था। संतान की तरफ से आपको समस्याएं रही होंगी, संतान का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, पढ़ाई बाधित हुई होगी, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन कराना चाहते थे वो नहीं करा पाए होंगे, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते थे वो नहीं भेज पाए होंगे। और छात्रों के लिए भी ये समय, खास करके 2020 से अगले 1.5 वर्ष तो बहुत ही खराब रहे होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिली होगी। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी। सप्तम भाव क्या होता है? पारिवारिक जीवन का होता है, व्यापार व्यवसाय का होता है। सप्तम भाव पार्टनरशिप के व्यापार को भी शो करता है, डेली इनकम को शो करता है। सप्तम भाव अकेले व्यापार को भी शो करता है। तो यहाँ भी आपको व्यापार में मंदी की स्थिति देरी देखने को मिली होगी। विवाह में देरी हुई होगी, रिश्ते आए होंगे लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पाए होंगे। और पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय था, उसमें भी विवाद की स्थिति। दाम्पत्य सुखों में बहुत बड़ी कमी देखने को मिली होगी, क्योंकि आपके स्वभाव में एक अजीब तरह का रूखापन रहा होगा। लड़ाई झगड़े नहीं हुए होंगे, क्योंकि उसके कारक तो मंगल होते हैं। लड़ाई झगड़े नहीं हुए होंगे, लेकिन एक छत के नीचे रहते हुए भी आप लोग एक साथ नहीं रह पाए होंगे। ये होता है शनि की पनौती। और शनि की दशम दृष्टि धन के भाव पर पड़ी। सेकंड हाउस परिवार का होता है। परिवार में दूरी बनी होगी, परिवार में तनाव की स्थिति बनी होगी। किसी न किसी बात को लेकर के भाई बहनों में, चाचा ताऊ के बीच में, रिलेशंस में विवाद उत्पन्न हुआ होगा, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी होगी। और धन का संचय और निवेश तो भूल जाइए, क्योंकि जब धन ही नहीं आएगा तो संचय कहाँ से होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस, वाणी में रूखापन, कटुता और प्रॉपर्टी को लेकर के भी कोई विवाद आपको झेलना पड़ा होगा। हालांकि पिछले 1 वर्षों से इन स्थितियों में थोड़ा सुधार देखने को मिला होगा, क्योंकि देवगुरु का गोचर 13 अप्रैल 2021 को कुंडली के सप्तम भाव में हो गया, अपनी ही राशि में। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब शनि और गुरु किसी एक भाव को प्रभावित करते हैं तो उस भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। तो पिछले 1 वर्षों से शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ी, तो आपके पारिवारिक जीवन में, पार्टनरशिप में, लव रिलेशंस में थोड़ा सुधार देखने को मिला होगा। और ऐसे ही गुरु की पंचम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी और शनि की सप्तम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी, तो धीरे धीरे आपका पैसा आपको मिलना शुरू हो गया होगा। लेकिन 2020 से शुरू से और 13 अप्रैल 2021 तक का समय
लगभग 1.5 वर्ष का समय आपके लिए बहुत ही अधिक कष्टकारी रहा हो और ऐसा हुआ हो जो मैंने बताया है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इससे हट करके भी कुछ हुआ हो तो भी कमेंट कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि शनि के राशि परिवर्तन होते ही आपके जीवन में क्या क्या सुखद घटनाएं घटित होंगी। 17 जनवरी से जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, आपके जीवन में जो समस्याएं अभी तक थीं, धीरे धीरे उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। देखिए, शनिदेव छठे भाव में हैं, अपनी ही राशि में हैं, कुंभ राशि में, और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कब बनता है? जब छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करे। तो यहाँ पर शनि छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होता है, लेकिन शुरू के समय में संघर्ष कराता है और उसके बाद एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। और दूसरी बात, शनिदेव का नैसर्गिक स्वभाव है मंद गति, देरी से रिजल्ट देना। क्योंकि शनि सबसे स्लो स्पीड से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, तो शनि के राजयोग का रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। आप ये चाहें कि एकदम से रिजल्ट मिल जाए तो नहीं होगा, क्योंकि शनि जल्दबाजी नहीं, बहुत धीरे से, बहुत स्लो स्पीड में रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पर छठे भाव में है, क्या होगा? छठा भाव कर्ज का होता है। आपने कोई लोन लिया था पिछले 2.5 वर्षों में और आप उसे रिपे नहीं कर पा रहे थे, धीरे धीरे अब आपका वह लोन चुकता होने की स्थिति में आ जाएगा। आप अपना कर्ज अदा करेंगे। छठा भाव रोग का होता है। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर, 12वां भाव अस्पताल का, कोर्ट कचहरी का। अब आपके कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्कर लगना बंद हो जाएंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है। खर्चों में कमी आएगी और बचत शुरू होगी। विदेश जाने का सपना आपका बहुत दिनों से था, अब वो सपना आपका पूरा होगा। और शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और 21 अप्रैल को यहाँ पर देवगुरु का गोचर हो जाएगा। ज्योतिषशास्त्र का सिद्धांत है कि शनि और गुरु किसी भाव को प्रभावित करें तो उस भाव से संबंधित रिजल्ट्स मिलते हैं। अब शनि और गुरु दोनों ही जब अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी। शनि आपको दीर्घायु बनाएंगे। दूसरी बात, गुरु यहाँ पर होंगे, राहु यहाँ पर होंगे और गुरु और राहु की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। 21 अप्रैल से अगले 1 वर्ष के भीतर आप देखिएगा, कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है या विरासत या वसीयत से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपने कोई शेयर खरीदा था, उससे आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो सकती है, उससे पैसा मिल सकता है। कोई क्लेम था वो आपको मिल सकता है। ससुराल से धन मिल सकता है। और या फिर आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपकी पेंशन शुरू हो सकती है। आपको बीमे का पैसा, फंड का पैसा, ग्रेचुटी का पैसा जो रुका हुआ था वो पैसा आपको मिल सकता है। और गुरु की दृष्टि भी विदेश भाव पर पड़ेगी। विदेश जाने के योग प्रबल होंगे। विदेश से धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी व्यापार में उन्नति होगी।
उच्च शिक्षा के लिए अगर विदेश जाना चाहते थे तो उसका मार्ग भी प्रशस्त होगा। और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। और शनि आपके लग्न के स्वामी बुध के मित्र हैं, जो कि व्यापार के कारक होते हैं। आपकी रुचि स्वाभाविक तौर पर धर्म और अध्यात्म में बढ़ेगी। ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और आप जितना ही अधिक धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, पूजा पाठ में मन लगाएंगे, ईश्वर में आस्था रखेंगे, दान पुण्य करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। शनि की दशम दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ पर अभी तक जो आपके मन में आलस्य था, शरीर में एक अजीब तरह की थकान आप अनुभव कर रहे थे, वो दूर होगी। कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ जुटेंगे। पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। कार्य करने की आपके अंदर असीम ऊर्जा होगी और साथ ही साथ परिश्रम करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। ये तो हुई शनि की बात। अब बात कर लेते हैं सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब भी दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो अत्यंत शुभ फल देते हैं। त्रिकोण यानी पंचम और नवम भाव। अब शनि छठे भाव में है, तो छठे भाव से पंचम और नवम की स्थिति आप देखिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर है दशम भाव और नवम पर है 6 7 8 9, लाभ का भाव, धन का भाव। तो जब जब सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल दशम भाव में गोचर करेंगे या धन के भाव में गोचर करेंगे तो उससे संबंधित शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। बात करें बुध की, तो 24 जून से और 8 जुलाई, ये आप डेट नोट करिए, 24 जून से 8 जुलाई बुध का गोचर होगा दशम में। यहाँ पर बुध केंद्र के भाव में है और अपनी राशि में है। बुध भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। भद्र महापुरुष राजयोग जिस जातक की कुंडली में बनता है, उस जातक को अपरिमित धन की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसा जातक रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है। कहने का मतलब ये है कि प्रचुर मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होगी। और धन की प्राप्ति कहाँ से होगी? बुध के कारक तत्वों से। बुध क्या है? व्यापार है। व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। बुध क्या है? बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, इन सब के कारक हैं बुध। और इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। जहाँ तक सूर्य की बात है तो 15 जून से सूर्य भी दशम में गोचर करेंगे और 15 जून से 17/7 तक सूर्य भी दशम में गोचर करेंगे। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। तो ये 15/6 से लेकर के 17/7 का समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, शासन प्रशासन में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, विदेश सेवा में हैं, आपके लिए पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का योग बनेगा। बुध के प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से, चूंकि बुध और सूर्य शनि के त्रिकोण पर हैं और शनि पंचम भाव के भी स्वामी हैं, जो कि शिक्षा और संतान का होता है, तो शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से भी ये समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। बुध या सूर्य से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, उनमें आपको
नौकरी मिलने का प्रबल योग बनेगा। बस शर्त यह है कि सूर्य या बुध आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में मजबूत हों, या फिर आपके जीवन में बुध या सूर्य की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। बात करें शुक्र की, तो शुक्र 2 मई से और 30 मई तक दशम भाव में रहेंगे। और शुक्र क्या है? धन के कारक, वैभव के कारक, सुख समृद्धि संपन्नता के कारक, ऐश्वर्य और विलासिता के कारक, लग्जरी और कंफर्ट के कारक। और शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव सुख भाव पर पड़ेगी और शनि के त्रिकोण पर है, शनि के परम मित्र भी हैं। तो शुक्र से संबंधित, शुक्र के कारकत्व से संबंधित सभी फल आपको प्राप्त होंगे। खास करके अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, काव्य लेखन, गायन, वादन, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ भी होगा, धन की प्राप्ति होगी और कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। अगर आप व्यापार करते हैं और शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, श्रृंगार प्रसाधन, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं, या फिर आप घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार करते हैं, फर्नीचर है, डिज़ाइनर फर्नीचर, एसी, फ्रिज, एलईडी, इस तरह की चीज़ों का, या आप कंफर्ट और लग्जरी के साधनों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल, फन पार्क, फोटोशॉप, बच्चों के गेम्स, या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस या होटल, रेस्टोरेंट, इन सब क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में शुक्र के प्रभाव से आपको धन की प्राप्ति होगी। और बात करें मंगल की, तो मंगल 13/3 से और 10/5 तक गोचर करेंगे धन दशम भाव में। और यहाँ मंगल दिग्बली होते हैं, शनि के त्रिकोण पर हैं और शनि पंचम के स्वामी हैं। मंगल क्या है? मंगल फोर्स के कारक हैं, मंगल बल के कारक हैं। जो छात्र आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस विभाग, मेडिकल और सर्जरी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फायर रिलेटेड वर्क्स, गेम्स या स्पोर्ट्स, इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मंगल प्रबल योग का निर्माण करेंगे। आप आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, पुलिस विभाग में जा सकते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप आगे जा सकते हैं। ये तो हुई पहले त्रिकोण की बात। अब आइए दूसरे त्रिकोण की बात करें। शनि से दूसरा त्रिकोण है धन का भाव। अब आप देखिए, यहाँ पर मैं ग्रहों के कारकत्व की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया सूर्य का कारकत्व क्या है, मंगल का क्या है, शुक्र का क्या है और बुध का क्या है। अब यहाँ पर क्या होगा कि दूसरे भाव में जब सूर्य, बुध, शनि, मंगल गोचर करेंगे, तो धन की प्राप्ति, धन के संचय, धन के निवेश का प्रबल योग बनेगा। डेट आप नोट कर लीजिए। मंगल का गोचर 3/10 से 16/11। अब मंगल भूमि के भी कारक होते हैं, तो आप इस समय प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, धन का संचय तो होगा ही। शुक्र की बात करें, 30/11 से 25 दिसंबर शुक्र यहां पर गोचर करेंगे। प्रभुत्व धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। अगर आप महिला हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, गोल्ड, इन चीज़ों में आपका निवेश होगा। सूर्य और बुध की बात करें, तो सूर्य का गोचर 18/10 से 6
17/11, 18/10 से 17/11 सूर्य धन के भाव में गोचर करेंगे। और बुध की बात करें तो बुध 19/10 से 6/11 ये धन के भाव में गोचर करेंगे। शनि के त्रिकोण पर होंगे तो यहाँ पर धन के संचय का प्रबल योग बनाएंगे। अब बात करें देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में 21 अप्रैल को गोचर करेंगे। इसके पहले देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में रहेगा 21 अप्रैल। और देखिए गुरु क्या है, संतान और विवाह के कारक होते हैं। 21 अप्रैल तक विवाह का प्रबल योग बनेगा। दूसरी बात, जब भी शुक्र और गुरु दोनों का संबंध बनता है तो धन के योग बनते हैं, विवाह के योग बनते हैं और संतान के योग बनते हैं। अब आप डेट्स नोट कीजिए, 15/2 से 12/3, 15/2 से और 12/3 इस गोचर काल में शुक्र का गोचर सप्तम में होगा। गुरु के साथ युति बनेगी, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा, विवाह का योग बनेगा, लव रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट होंगे। और ज़्यादा प्रबल योग इस बात के हैं कि जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं कार्यस्थल पर ही अपने किसी सहकर्मी के साथ आपके रिलेशंस डेवलप हो जाएं और आपका विवाह हो जाए। दूसरी संभावना ये बनती है कि विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक होते हैं, शुक्र के साथ हैं। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब रही हो, लेकिन गुरु और शुक्र के योग के बनने के कारण इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है 15/2 से 12/3 के बीच में, तो आप नोट कर लीजिए विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार आएगा। और दूसरी बात, सूर्य और गुरु की युति जब बनेगी, सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं, गुरु चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं। और यहाँ पर सूर्य का गोचर होगा 15/3 से 14/4। इस गोचर काल में सूर्य और गुरु की जो युति बनती है, इसकी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। सूर्य और गुरु जब एक साथ होते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ ले जाते हैं, सरकारी नौकरी की तरफ आपको ले जाते हैं। लग्न पर दृष्टि पड़ रही है तो लाभ किसको मिलेगा? सरकारी नौकरी किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। शासन प्रशासन के क्षेत्र में, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, या फिर वकालत के क्षेत्र में काउंसलर के रूप में, या फिर आप अपना कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं या पार्टनरशिप में व्यापार शुरू कर सकते हैं। कोई आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट या शिक्षण संस्थान भी आप इस समय शुरू कर सकते हैं और वो सफल होगा। 21 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ जाएंगे और यहाँ पर राहु का गोचर है और राहु 30 अक्टूबर तक अष्टम में रहेंगे। अब यहाँ पर गुरु चांडाल योग बनेगा। अब ये अष्टम भाव में बन रहा है। अगर आपने गुरु के उपाय नहीं किए, गुरु को प्रसन्न नहीं रखा, गुरु से संबंधित ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि देवगुरु प्रसन्न हो, तो आपको गुरु चांडाल योग का बहुत नेगेटिव फल मिलेगा। तो करना क्या है? सिर्फ आप इतना समझ लें, गुरु चांडाल योग आपका कोई नुकसान नहीं करेगा और गुरु चांडाल योग के सर्वश्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होंगे। देखिए करना है ये कि भूल करके भी 21 अप्रैल से 30/10 के बीच माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का अपमान मत करें। वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर 21 अप्रैल से 30/10 के बीच माता पिता और गुरु का अपमान न करें, पहली बात। दूसरी बात, माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तीसरी बात, गुरुवार के दिन
स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी मिला करके उससे स्नान करें और माथे पर हल्दी का तिलक या केसर का तिलक लगाएं। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें और वो कन्याएं जिनके लिए विवाह में देरी हो रही है वो तो इस उपाय को अवश्य करें। और दूसरी बात, चूँकि राहु क्या है, राहु है ब्रह्म, गुरु क्या है, ज्ञान। राहु और गुरु जब गुरु चांडाल योग बनाते हैं तो आपके ज्ञान को, आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को भ्रमित कर देते हैं। आपके अंदर एक अनजाना डर पैदा हो जाता है, आप रस्सी को भी सांप समझने की भूल करते हैं। तो राहु का भी उपाय करें। क्या करें? पहली बात तो मोर पंख ला करके आप अपने घर में बेडरूम, स्टडी रूम, डाइनिंग रूम, घर के मेन गेट पर लगा दें। कार्यस्थल पर मोर पंख रखें, अपने बैग में मोर पंख रखें। और एक सुरमा, सुरमा यानी जो आँखों में लगाया जाता है, काजल नहीं, सुरमा। तो सुरमे की एक डिबिया हमेशा आप अपने पर्स में रखें या अपने जेब में रखें। राहु का कोई दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ये उपाय जरूर कीजिएगा, अन्यथा राहु गुरु का चांडाल योग बहुत ही खराब योग होता है और फिर आपको परेशानी होगी। अब गुरु से त्रिकोण के भाव की चर्चा करें तो देखिए, पहला त्रिकोण है 12वां भाव, 1 2 3 4 5। पहला त्रिकोण हो गया 6 7 8 9। दूसरा त्रिकोण हो गया। तो 12वां भाव और चौथा भाव ये गुरु से त्रिकोण पर हैं। जब भी इन भाव में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का गोचर होगा तो इन भावों के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। बुध की बात करें 25/7 से और 1 अक्टूबर, ये सबसे लंबा समय होगा बुध के गोचर का, जब बुध 12वें भाव में गोचर करेंगे। और बुध के 12वें भाव में गोचर का सीधा सा प्रभाव ये होगा कि विदेशी व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। विदेशी व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, विदेश से कोई नया व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। पहले से व्यापार है तो नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे। और दूसरी बात, जब यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे, सूर्य 17/8 से 17/9 तक रहेंगे। सूर्य क्या होते हैं? सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। 17/8 से 17/9 के बीच में सूर्य बुध दोनों ही गुरु के त्रिकोण पर रहेंगे तो आपको किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी, प्राइवेट सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, विदेश सेवा में आपको नौकरी मिल सकती है। शुक्र की बात करें तो शुक्र 7 जुलाई से और 7 अगस्त तक 12वें भाव में रहेंगे। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। यहाँ पर शुक्र आपके लिए विदेश से बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन वो खर्चे घर की सुख सुविधा के साधनों पर व्यय होगा। 7 जुलाई से 7 अगस्त तक का ये जो समय है, अगर आप महिला हैं तो आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च करेंगी। शुक्र के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और विदेश से बहुत बड़ा आपको लाभ रहेगा। जहाँ तक मंगल की बात है तो 1 जुलाई से और 18 अगस्त तक मंगल का गोचर रहेगा 12वें भाव में। और यहाँ पर अब आपको सावधान रहना होगा क्योंकि मंगल 12वें भाव में है, दृष्टि डालेंगे 6ठे भाव पर। रोग, ऋण, शत्रुता बढ़ सकती है। अस्पताल, कोर्ट कचहरी के चक्कर बढ़ सकते हैं। और शुक्र की अष्टम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी तो इस गोचर काल में परिवार में भी तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। ये तो बात रही पहले त्रिकोण की। बात करें दूसरे त्रिकोण की तो चतुर्थ भाव धनु राशि में शुक्र का और मंगल का गोचर तो 2023 में हो ही नहीं पाएगा।
केवल बुध और सूर्य का गोचर रहेगा। बुध 27/11 से और 28/12 तक, और सूर्य जो हैं वो 16/12 से गोचर करेंगे। तो इस गोचर काल में चूंकि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे बुध और सूर्य, तो चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है। अब सुखों में आपका विवाह भी होता है। भले ही सूर्य और बुध विवाह के कारक नहीं होते हैं, लेकिन सुख के भाव में जब गोचर करेंगे तो आपका विवाह भी करा देंगे। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। माता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पिता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पिता के संबंध आपसे बहुत अच्छे होंगे और देवगुरु की कृपा से माता, मातृभूमि और भौतिक सुख ये सब आपको प्राप्त होंगे। मानसिक शांति भी आपको मिलेगी। तो इस तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए 2023 का समय बहुत ही श्रेष्ठ फल लेके आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको पनौती से मुक्ति मिल गई। लेकिन जो मैंने डेट्स बताई हैं, जो मैंने लाभ बताए हैं, उसका फल आपको मिले, इसके लिए आप ये देखें कि आपकी कुंडली में संबंधित ग्रह मजबूत स्थिति में है या नहीं। नेट से अपनी जन्म कुंडली डाउनलोड करें, अंश बल देखें। अगर 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है तो ग्रह मजबूत स्थिति में है, इससे कम है तो ग्रहों का उपाय करें, क्योंकि ग्रह कमजोर स्थिति में। दूसरी बात, जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आपके जीवन में गतिमान है, उससे संबंधित फल आपको अवश्य मिलेगा। तो उस ग्रह का भी उपाय करें। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी
चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।